दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार नया जनसंख्या बिल लेकर आ रही है। कह रही है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अगर आपका एक बच्चा होगा तो उसको अलग से कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। हमारे साथ आज संदीप पांडे जी हैं जो मैग्सेसे अवार्डी हैं। इसके अलावा इनकी एक अपनी पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया। इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या मत है इस जनसंख्या जो नीति उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। सर स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि जो नया जनसंख्या जो बिल आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार जो लेकर आ रही है वह देश हित में है या नहीं? देखिए, ये जो नया बिल आया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण बिल 2021, इसकी असल में ज़रूरत ही नहीं थी। ये बिना वजह लाया गया है और अगर आप इसको पढ़ेंगे एक सरसरी नज़र से भी तो आपको समझ में आएगा कि इसको कोई बहुत गंभीरता से नहीं तैयार किया गया है। इसमें तमाम विसंगतियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के ये जो कहा जा रहा है कि 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो आप स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते, आप को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको सरकार की उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा जिसमें सब्सिडी है, जैसे कि राशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था। तो उसमें सिर्फ 2 बच्चों का राशन मिलेगा माता पिता के अलावा, लेकिन चौथे के अलावा 5वें सदस्य को राशन नहीं मिलेगा अगर ज़्यादा बच्चे होंगे। तो ये एक तरीके से एक नीति है जो सरकार थोपना चाहती है लोगों पे। लोगों को ज़बरदस्ती वो चाहती है कि वो बच्चों की संख्या पे रोक लगाएं। इस तरह की नीति कहीं भी दुनिया में सफल नहीं हुई है। इसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है वो ये है कि भारत में लिंग अनुपात वैसे ही बहुत विकृत है। 1000 पुरुषों पे लगभग 930 महिलाएं हैं। और अगर आप ये कर देंगे कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते, आपको बहुत सारे परिवारों में आप जाइए तो आपको दिखाई पड़ेंगी कि पहले 4 लड़कियां हैं, फिर 5वां लड़का है। तो इसका मतलब कि वो इंतज़ार कर रहे थे। और उसकी वजह से बहुत सारा हमारे यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो सुधरा हुआ है। जी जी 943 2001 में था जनगणना में, 2011 में और कम हो गया। जी नई जनसंख्या नीति के अनुसार जिस तरीके से काम कर रहे हैं 2 बच्चे वाला, उससे ये खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो लिंगानुपात है वो 900 के अंदर भी आ सकता है। जी, ये सबसे बड़ा खतरा है और इसको सिर्फ हम और आप जैसे लोग नहीं बोल रहे हैं। इसको भारत सरकार की जो राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर भारती पवार, उन्होंने संसद में कहा है कि ये जो 2 बच्चों वाली नीति है इससे भ्रूण हत्या, लड़कियों की भ्रूण हत्या बढ़ेगी, लड़कियां पैदा होने के बाद मारी जाएंगी। अपने देश में ऐसी भी प्रथाएं हैं। तमिलनाडु में लड़की पैदा होने के बाद जमीन में काट देते हैं। तो ये खतरे बढ़ जाएंगे कि लोग पैदा होने के पहले ही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भ्रूण बच्चा है या बच्ची है, जो कि एकदम गैर कानूनी है अपने देश में। आप पैदा होने के पहले आप भ्रूण की जांच नहीं करा सकते, लेकिन वो लोग कराएंगे और लड़की होगी तो गर्भपात कराएंगे और कोशिश करेंगे कि लड़का पैदा हो। तो इससे स्वास्थ्य मंत्री कह रही हैं कि ये देश का जो लिंग अनुपात है वो बिगड़ जाएगा। कहीं ना कहीं ये देश हित में नहीं है। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, 6 महीने बाकी हैं चुनाव में, उसको देखते हुए योगी सरकार कुछ ऐसा कदम उठा रही है? जी, ये बात सही है। इस समय देखिए उत्तर प्रदेश सरकार तमाम मुद्दों पे घिरी हुई है। एक तो उसने कोरोना की दूसरी लहर का ठीक से प्रबंधन नहीं किया, उसकी बहुत थू-थू हुई है। और फिर उसने जिस तरह से पंचायत चुनाव में धांधली की है, जबकि ज़्यादातर जो लोग चुन के आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, फिर भी उसने जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में ज़बरदस्ती सत्ता के बल पे इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने अध्यक्ष बनवा दिए हैं, एकदम गुंडागर्दी करके। और अयोध्या में जो वो मंदिर बनाने जा रहे हैं उसकी भूमि में ही घोटाला हो रहा है। जो हिंदुत्व परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ ज़मीन की खरीद बिक्री में पैसा बना रहे हैं। तो इससे भी उनकी काफ़ी बदनामी हो रही थी। इन बदनामियों से बचने के लिए उसने ये एक शगुफा छोड़ा है ताकि
जो इसका इसका एक एक कदम आप देखें भारतीय जनता पार्टी का, ये ऐसी पार्टी है जो कुछ भी करती है तो राजनीति से प्रेरित होता है, और इनकी राजनीति एक ही है कि ध्रुवीकरण करो। तो ये बिल इसलिए लाए हैं क्योंकि ये एक अफवाह फैलाते हैं लोगों के बीच में कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करता है और मुसलमान की जनसंख्या एक दिन इतनी हो जाएगी कि हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक डर दिखा के वो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं परे है। अगर आप सच्चर समिति की रिपोर्ट आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो जनसंख्या वृद्धि का दर है मुस्लिम आबादी में भी, वो 19% पे जाके स्थिर हो जाएगा। तो वो वैज्ञानिक विश्लेषण से बात कही गई है और इनके एकदम अवैज्ञानिक तर्क होते हैं, अफवाह होती है। तो ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करता है और ये बिल लाके हम उसके बच्चों की संख्या पे सीमा लगाएंगे, जबकि हकीकत ये है कि बच्चों का ताल्लुक किसी धर्म से नहीं होता, किसी जाति से नहीं होता, बच्चों का ताल्लुक होता है गरीबी से। आप यहीं लखनऊ में गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों में चले जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब है वो अनुसूचित जाति का ही है। और मेरे संपर्क में कुछ पत्थर का काम करने वाले लोग हैं जो अपने आप को शिल्पकार कहते हैं, कंजड़ कहते हैं, पत्थर कट कहते हैं। मेरे साथी हैं, मुन्ना लाल जी उस समुदाय के नेता हैं, उनके 7 बच्चे हैं। तो ऐसे बहुत सारे परिवारों में आप जाएंगे तो आपको बच्चों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो ये एक भ्रम है कि बच्चों की संख्या मुस्लिम परिवारों में ज़्यादा है। बच्चों की संख्या असल में गरीब परिवारों में ज़्यादा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मान्यता है कि अगर विकास होगा तो जनसंख्या पे नियंत्रण अपने आप लगेगा, और इसलिए कहा जाता है कि विकास ही सबसे अच्छा निरोध है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश मुस्लिम देश है, तो जो आरएसएस की अफवाह है उसके हिसाब से वहाँ प्रति परिवार बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आज से 10 साल पहले, जबकि आंकड़े मेरे पास हैं, 2011 में बांग्लादेश में औरतों का प्रतिशत, कामकाजी औरतों का प्रतिशत 57% था, जबकि भारत में सिर्फ 29% था। यानी वहाँ ज़्यादा महिलाएं काम कर रही थीं, और इसमें वो महिलाएं भी हैं जो स्वयं सहायता समूह वगैरह, जो मोहम्मद यूनुस जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उन्होंने स्वयं सहायता समूह बना के बहुत सारी महिलाओं के हाथ में छोटा छोटा पैसा दिया, जिससे उन्होंने अपने छोटे छोटे रोजगार किए, बकरी पालन और ये सब। लेकिन वो करने के लिए भी उनको घर से निकलना पड़ा। तो 57% बांग्लादेश में महिलाएं काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, और 78% महिलाएं शिक्षित हैं। जबकि भारत के उस समय के आंकड़े ये हैं कि भारत में 74% महिलाएं शिक्षित थीं और 29% कामकाजी महिलाएं थीं। तो यानी कि बांग्लादेश ने अपनी औरतों पर ध्यान देके उनकी साक्षरता बढ़ाई, उनको काम के अवसर दिलाए। इन दो चीज़ों का एक जो स्वतः परिणाम निकला वो ये था कि बच्चों की संख्या पे नियंत्रण स्थापित हो गया। बच्चों की संख्या बांग्लादेश में 2011 में प्रति परिवार थी 2.2। 2.1 जब संख्या हो जाती है बच्चों की प्रति परिवार, तो ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या का स्थिरीकरण हो गया, यानी कि जो जनसंख्या है वो बनी रहेगी। और भारत की उस समय जो प्रति परिवार बच्चों की संख्या थी वो 2.6 थी, यानी कि भारत की जनसंख्या उस समय भी बढ़ रही थी, और बांग्लादेश करीब करीब वहाँ पे पहुँच रहा था जहाँ जनसंख्या स्थिर हो रही थी। तो बांग्लादेश ने ये करके दिखाया है कि औरतों का सशक्तिकरण कीजिए और जनसंख्या पे नियंत्रण अपने आप स्थापित हो जाएगा। तब से लेके अब तक भारत ने भी प्रगति की है इस मामले में, क्योंकि यहाँ भी महिलाओं के लिए शिक्षा के तमाम अवसर खुले हैं और महिलाओं के रोजगार के अवसर खुले हैं। मनमोहन सिंह साहब ने तो एक बैंक ही सिर्फ शुरू की थी औरतों के लिए, जिससे औरतें ऋण ले सकती थीं। तो हमारा भी प्रति परिवार बच्चों की संख्या का दर जो है वो धीरे धीरे 2.1 के पास पहुंच रहा है और जनसंख्या नियंत्रित हो रही है। कहीं ना कहीं स्त्रीकरण जो एक बात चलती वहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं। इसलिए भी इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप हो ही रहा है। उसी प्रक्रिया को अगर आप तेज कर देते, औरतों के लिए शिक्षा और रोजगार के और अवसर खोल देते,
और उसका सशक्तिकरण कर देते, तो देखिए कोई भी औरत जो पढ़ लिख जाएगी और जो अपना रोजगार करने लगेगी, तो वो पति से कहेगी मैं बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूँ, तुम जैसे काम पे जाते हो वैसे मैं भी जाती हूँ, तो मेरे ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो मैं काम पे नहीं जा पाऊंगी, तो इसलिए बच्चों की संख्या पे सीमा लगेगी ही। तो दोस्तों, जनसंख्या नीति को लेकर ये कुछ अहम सवाल थे जिनको लेकर संदीप पांडे जी ने विस्तार पूर्वक बताया है कि हमारे देश के लिए सही है या नहीं, इसकी आवश्यकता है या नहीं। आप बांग्लादेश का जिक्र करते हैं, आप दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर आप पाते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ने की दर है वो कम है, जबकि वहाँ पर कई मुस्लिम स्टेट हैं, बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हैं। तो एक तरीके से जो ध्रुवीकरण करने की जो राजनीति शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं उससे ये प्रभावित है जनसंख्या नीति का जो नया बिल आ रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, अपने देश की सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हम इस समय जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग 2.1 बच्चा प्रति व्यक्ति के आसपास हम लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यह शो देखने के लिए। नमस्कार।